हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ये हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का क्या डिपेंडेंस है ये देखते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का क्या डिपेंडेंस है, हम इस पे बात करते हैं। जैसे एक चीज़ तो हमने देखा था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब चलो तो देखते हैं, इफ ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज करने से क्या होता है, और इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, किसी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, जो हम लोग पढ़ चुके थे। द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, अब हम मान लेते हैं इफ आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इफ आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर if R naught is the resistance of the conductor at 0 degree centigrade, at 0 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना है, R naught है रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड RT is the resistance of the conductor at time at temperature T degree, and RT with the resistance at the temperature T डिग्री सेल्सियस। R नॉट के कब था, 0 डिग्री सेल्सियस पे था। RT कब हुआ, T डिग्री सेल्सियस पे हुआ, ठीक है। देन द रिलेशन बिटवीन R0 एंड RT, देन द रिलेशन बिटवीन R नॉट एंड RT, क्या रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा और इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जो हमारा RT होता है, RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस डेल्टा टी, एल्फा डेल्टा टी, एक एल्फा कांस्टेंट आ जाता है, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे हियर जो डेल्टा टी हमारा होगा वो क्या होगा, क्योंकि टी बाद में हुआ है, पहले 0 था, तो डेल्टा टी टी माइनस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, ठीक। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन, ये टी कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। हियर अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है और टी क्या है, टेम्परेचर है। तो ये एक रिलेशन आया, इस रिलेशन को हम लोग याद रखेंगे। सॉरी, यहाँ आर नॉट भी आएगा ना, क्योंकि आर नॉट का इससे मल्टीप्लाई होगा,
तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। ये तो डेफिनेटली क्वेश्चंस में आपको मिलता ही मिलता है। इसके पीछे का अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप चीज़ों को बड़े ही आसानी से समझ जाओगे। जैसे एक चीज़ हम लोगों ने बताया था कि जब लेंथ बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है, अरे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। जब लेंथ आप इंक्रीज़ करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। अब हम लोग एक नई चीज़ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर ऑन रेजिस्टेंस। यहां से देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा जिसको हम लोग को याद रखना है, जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, जब आप स्ट्रेच करते हो किसी वायर को, जब आप स्ट्रेच करते हो, एक तो है कि उसका लेंथ आपने बढ़ा दिया, एक वायर था एल लेंथ का, आप दूसरा एक वायर ले 2L लेंथ का, तब तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मटेरियल सेम है लेकिन लेंथ डबल हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, एक L लेंथ का वायर था, अब हम उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे और 2L कर देंगे, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बड़े ध्यान से, हम लोग इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को डेरिवेशन नहीं, हम लोग डायरेक्ट उस रिजल्ट का यूज करेंगे। ओके, लेट ए वायर ऑफ लेंथ L1, लेट अ वायर ऑफ लेंथ L1 and its cross section area क्या है, A1। हमने ये मान लिया। अब क्या किया गया, इस वायर को भी स्ट्रेच, इसको खींचा गया टू अ लेंथ ऑफ L2, टू अ लेंथ ऑफ L2 लेंथ तक इसको खींचा गया एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम A2। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो जाता है, चेंज होकर के A2 हो जाता है। सच दैट जो हमारा L2 है, ये क्या है, सम टाइम्स ऑफ L1। हमने स्ट्रेच करके 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे हमने स्ट्रेच किया। ठीक, अब एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लो कि ये एक वायर है, अभी इसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, इसका ये जो एरिया है ये A1 है। अब आप इसको अगर खींचोगे, लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन इसका एरिया क्या होगा, कम होगा ना। अभी ये इतना मोटा है, जैसे खींचोगे तो ये पतला हो जाएगा, लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन इसका एरिया कम हो जाएगा। तो अगर लेंथ बढ़ा रहे हो तो एरिया कम होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो, जब हमने ये चीज़ कर ली तो नाउ अब क्या हम करेंगे। देखो वायर तो आपका सेम था, पहले L1 लेंथ A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया था, बाद में जब स्ट्रेच कर दिया तो L2 लेंथ हो गई और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, वायर तो सेम है, इसका मतलब वायर का वॉल्यूम जो होगा वो दोनों
बार में क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, बिफोर स्ट्रेचिंग, बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है, ये वॉल्यूम क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो चलो भाई देखो, यहां पे L1 लेंथ थी L1, एरिया था A1, यही वॉल्यूम होगा। लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है। और वहाँ क्या होगा, L2 इंटू A2। ठीक, अब देखो यहाँ जो L2 है ये क्या है, NL1। यहाँ जो L2 है ये क्या है, NL1 है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से L1 A1 इज इक्वल टू NL1 इंटू A2। ठीक, तो L1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिल गया, इम्प्लाइज दैट A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन N। ये इक्वेशन बना गई। A2 की वैल्यू क्या हो गई, A1 अपॉन N मिल गई हमको। ये समझ में आ गया। अब देखो जो हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस था, इनिशियल रेजिस्टेंस जो शुरू में था वो R1 था। वो क्या था, R1। और R1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ L1 और A1 एरिया था, तो ये हो जाए रो L1 अपॉन A1। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, अब हम फाइनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगी भाई, ये हमारी R2 होगी और ये हो जाएगी रो L2 अपॉन A2। यही होगा ना। अब देखो, अब हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, L2 की वैल्यू NL1 रख देते हैं, जो हम लोगों ने कर चुके हैं। तो रो हो गया और NL1 अपॉन A2। ठीक, अब देखो A2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, फिर ये हो जाएगा रो NL1 अपॉन A1 बाई 2। ठीक, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से देखो ये इधर R2 है और इधर क्या आ गया, 2 रो NL1 बाई A1। या इसको ऐसे कर लो, 2n बाहर कर लो, रो ऐसे कर लो। अब देखो ये क्या है, रो L1 बाई A1, ये क्या है, R1 है ना। तो यहाँ से मिल गया ये 2n R1। एक मिनट भाई, A2 बाई, सॉरी यहाँ पे A2 बाई N हो, A1 बाई N होगा ना, ये 2 लिखा हुआ है, ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, N आएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा N स्क्वायर, क्योंकि N स्क्वायर। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वही तो कह रहे हैं, फॉर्मूला क्यों गलत आ रहा है। R2 इक्वल टू N स्क्वायर R1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर R1। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिल गया बेटा, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। अगर ये बोलता है कि किसी वायर को आपने स्ट्रेच किया, पहले लेंथ थी L थी, अब आपने उसको 4 गुना स्ट्रेच कर दिया, 4L कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर पहले R रहा होगा तो अब क्या हो जाएगा, 16R। सीधे N की वैल्यू क्या रख देना, 4 रख देना। जितने टाइम्स वो स्ट्रेच होगा वो N की वैल्यू हो जाएगी, और ये किया आपने, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा सीधे डायरेक्ट। आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो केवल आपको प्रूफ करा दिया हूँ कि आप जानते रहो कि ये आता कहाँ से है। R2 इक्वल टू N स्क्वायर R, ये आता कहाँ से है, इसको बताने के लिए मैंने आपको इतना किया। ठीक है, तो इसको बच्चों नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
हो गया बच्चों? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसलिए इसको आप लोग याद रखना। चलिए, अब हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो भाई। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of a wire, find the specific resistance of a wire of length 1.1 meter of length 1.1 meter, 0.4 millimeter in diameter, .4 millimeter in diameter and having a total resistance of total resistance of 4.2 ohm। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब आपको रो की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? रो की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या क्या है वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, लेंथ ऑफ वायर दी गई है, ये क्या दिया गया है? 1.1 मीटर, ठीक है। और आपको डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर कितना दिया है कि भाई डी दिया है आपको 0.4 mm, डी क्या दिया गया है? 0.4 mm, ओके। तो जब आपको डी 0.4 mm दिया है, इसको आप अगर मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमें मीटर में दी गई हैं, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होगा, ठीक है। ये हमको मिल गया। और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है, ये क्या है? 4.2, ठीक। अब हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं वो क्या जानते हैं? R इज इक्वल टू रो L/A, रो L/A, यही हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? रो निकालना है। तो रो क्या हो जाएगा? RA/L। अब देखो, R की वैल्यू तो हमें पता है, A क्या होता है? πr²। तो R की जगह हम लोग अगर D के टर्म में रखना है तो D/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई D/2 होल स्क्वायर अपॉन L। पाई r² होता है, R को जो D/2 में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे वैल्यूज रखो। R की वैल्यू भाई 4.2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू D की वैल्यू है 0.4/2 कर दोगे 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर बाई L की वैल्यू है 1.1, ठीक है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। ये तो हो गया 0.6, ठीक। ये हो गया 220 हो गया, ठीक। ये हो गया 12, ये हो गया 12 इंटू ये हो गया 0.04 इंटू 10⁻⁶
तो 48, तो 0.48 इंटू 10⁻⁻�6, ये हमारी रेजिस्टिविटी आ गई, या 48 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ऐसी को आप लिख सकते हो 48 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि यूनिट पे हाफ मार्क्स आपके होते हैं। अगर आपने यूनिट गलत लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हो गया बच्चों? तो नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, कहता है a wire of resistance 4 ohm is redrawn. A wire of resistance 4 ohm is redrawn. A wire of resistance 4 ohm is redrawn by pulling it doubled. By pulling it doubled. Pulling it doubled. What is its new resistance? आपसे पूछ रहा है what is its new resistance. आपसे इसका नया रेजिस्टेंस पूछ रहा है। देखो, एक तो तरीका ये है जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था उतना सॉल्व करो, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना, अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो फिर आपको पूरा जैसे हमने डिराइव किया था उस तरीके से सॉल्व करना होगा। कि पहले रेजिस्टेंस R1 मान लिया, उसका लेंथ L1 मान लिया, अब अगला लेंथ 2L हो गया। पहले A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया था, अब उसका A2 हो जाएगा। फिर जैसा डेरिवेशन किया था उस तरीके से। हम लोग यहाँ पे वो सब नहीं करने वाले हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब एक वायर को आपने ये वायर दिया हुआ था, आपने इसको स्ट्रेच किया और इसको डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दिया, तो क्या होगा, अब इसका एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका एरिया कम हो जाएगा। और अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और ये n टाइम्स आपने इसको स्ट्रेच किया है, तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला R2 = n² R1। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे नया वाला रेजिस्टेंस निकालना है। तो n की वैल्यू क्या है, डबल किया गया है, n की वैल्यू 2 हो गई, इंटू R1 आपको दिया है 4 ओम, तो ये हो गया 2 × 4 = 4 = 16 ओम। इसका मतलब जो नया वाला रेजिस्टेंस होगा, उसका नया वाले जो वायर स्ट्रेच करके बनाया गया उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 ओम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसको आपको प्रीवियस वाले मेथड से भी आपको सॉल्व करना होगा, लॉन्ग वाले मेथड से भी बात करिएगा आप, जैसे मैंने किया था सेम उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। यह करके मैं बता दूं, देख लो, नहीं कहोगे सर तो बस ऐसे ही चल देते हैं। नोट कर लिया? अगर ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में दे दे तो देखो कैसे करना है। मान लेना कि पहले लेंथ L1 था, पहले लेंथ क्या था, L1 था, L1 = L मान लिया। अब आपने क्या कर दिया, लेंथ को 2L कर दिया, लेंथ को 2L कर दिया। पहले ये A1 जो था, A1A था या A1 ही मान लो, और इसका एरिया A2 था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा,
फिर यहाँ से हमने बताया था उसका वॉल्यूम सेम होगा, तो यहाँ से A1L1 इज इक्वल टू A2L2। ठीक, अब यहाँ से देखना A1L इज इक्वल टू A2 इंटू 2L। यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1/2। अब ये डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि जितना लेंथ बढ़ाओगे जस्ट उतना ही उसी रेशियो में एरिया घटेगा। जैसे लेंथ को L से 2L करते हो तो पहले अगर एरिया रहा होगा A तो अब A/2 हो जाएगा। पहले अगर लेंथ से L से 5L करते हो तो अब जो एरिया होगा वो A/5 हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना आप, ठीक है, आएगा वहीं। अब ऐसे करके दिखा दो, ठीक है। जब ये हमको मिल गया कि A2 A1/2 हो गया, ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते थे, R'/R निकाल लो, R'/R। R' क्या हो जाएगा भाई, या R2 क्या हो जाएगा, R' ही मान लो। तो रो L1 L/A1 A1A अपॉन R' ना, तो ये हो जाएगा रो L2 हो गया 2L अपॉन A2 हो गया A/2। ठीक है, पहले A1A रहा होगा तो अब A2 क्या हो जाएगा, A/2। ठीक, अब यहाँ पे R क्या था, रो L/A। ठीक, अब यहाँ से देखो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये। तो अब यहाँ से बचा क्या, यहाँ से देखो ये बचा R' बाई R इज इक्वल टू 4, ये बचा क्योंकि 2 2 जा 4। तो यहाँ से R' क्या हो गया, R' हो गया 4R। अब यहाँ से R की वैल्यू आपको दी थी, क्या थी, 4 × 4 ओम दिया था, तो R' क्या आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देगा तो आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आए, ऑब्जेक्टिव में आए, तो आप बस सीधे R2 = n²R ये अप्लाई कर देना। तो जानते रहो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर हमें 3 मार्क्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है एग्जामिनेशन में, तो हम इसको इस तरीके से परफॉर्म करेंगे और इस तरीके से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, इसको याद रखिएगा और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है एग्जामिनेशंस में। किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो इस पर बेस जरूर रहता है क्वेश्चन। बच्चे गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं कि डबल कर दिया गया तो रेजिस्टेंस को 4 2 जा 8 आंसर टिक के चले आते हैं, या अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया होता तो बच्चे क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं कि रीड्रॉ नहीं, वो सोचते हैं कि ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम और उसको अब डबल कर दिया गया तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 4 ओम पहले दिया था, अब इसको डबल कर दिया गया, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 ओम हो गया। तो ऑप्शन में वो 8 ओम भी दिया रहेगा। तो इसलिए बच्चे क्वेश्चन को अगर ध्यान दे के नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर वहीं निकल के आएंगे जो एग्जामिनर चाहता है कि ये टिक मार के आओ, और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। आप उछलते हुए खूब आते हो, हमने बहुत अच्छा पेपर किया, लेकिन क्या होता है कि आपका पेपर बहुत ख़राब हो चुका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये इसका प्रोसेस होता है और ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूले को हमको याद रखना है, इसका यूज़ हम लोग ज़्यादा करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा आसानी के साथ हो जाए, हमें ज़्यादा दिमाग खर्च न करना पड़े। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, और हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे भी, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लो बच्चों, अच्छे से नोट करना है, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो इससे आगे और अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग पढ़ाई करते रहो और हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, चलो, ओके, थैंक यू।